नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नंबर 1 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 1। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना है कि पाचन यानी कि डाइजेशन किसे कहते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है कि भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। बहुत ही आसान परिभाषा इसका है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पाचन यानी कि डाइजेशन किसे कहते हैं, तो आप सिर्फ इतना कहिएगा कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। भोजन जो होता है उसमें कई सारे जटिल अणु होते हैं और ये जटिल अणु पाचन के बाद सरल अणुओं में टूट जाते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब आपको समझना है कि ये जटिल अणु सरल अणु क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भोजन में हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यही तीन जो है जटिल अणु होते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन तीनों को मैक्रोमोलेक्यूल कहा जाता है। आपको याद रखना है, इन तीनों को क्या कहा जाता है? मैक्रोमोलेक्यूल। और इसी मैक्रोमोलेक्यूल का पाचन होता है। इधर जो आप लोगों को दिख रहा है विटामिन, खनिज लवण और पानी, ये तीनों जो है ये माइक्रोमोलेक्यूल है। क्या है? माइक्रोमोलेक्यूल। तो माइक्रोमोलेक्यूल का पाचन नहीं होता है। कोई अगर आपसे पूछेगा कि विटामिन, खनिज लवण और पानी, इन तीनों का पाचन होता है, आप कहिए कि नहीं, इन तीनों का पाचन नहीं होता है। किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। ये तीनों है क्या? तो ये तीनों है मैक्रोमोलेक्यूल। क्या है? मैक्रोमोलेक्यूल। और विटामिन, खनिज लवण और पानी, ये तीनों क्या है? ये तीनों हैं माइक्रोमोलेक्यूल। तो आपको याद रखना है पाचन किसका होता है? तो केवल मैक्रोमोलेक्यूल का होता है, माइक्रोमोलेक्यूल का पाचन नहीं होता है। अब समझिए कि ये जो तीनों हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसका पाचन किस तरह से होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो जटिल अणु के रूप में रहता है वह पाचन के बाद सरल अणु ग्लूकोज बन जाता है। इधर जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये सब क्या लिखा हुआ है? ये सब लिखा हुआ है आपको सरल अणु। और इधर जो है जटिल अणु है। प्रोटीन भी जटिल अणु होता है और वह पाचन के बाद क्या बन जाता है? अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो ये जो अमीनो एसिड हुआ यह हुआ सरल अणु। उसी तरह से वसा जो है यह भी एक जटिल अणु है। तो पाचन के बाद यह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद क्या बनता है? तो ग्लूकोज। प्रोटीन के पाचन जब होता है तो वह क्या बनता है? अमीनो एसिड। और जब वसा का पाचन होता है तो वसा क्या बन जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो हमें उम्मीद है कि आप पाचन समझ गए होंगे। पाचन में सिर्फ इतना याद रखना है कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। ठीक है। अब हम लोग पाचन तंत्र को समझते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो पाचन तंत्र को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका परिभाषा बहुत ही आसान है कि पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को, एकदम आपको यही बात याद रखना है, किसको? अंगों के समूह को। किस क्रिया में भाग लेने वाले? पाचन की क्रिया में। पाचन की जो क्रिया होती है उसमें कोई एक अंग तो भाग नहीं लेता है, उसमें कई सारे अंग भाग लेते हैं। उन्हीं अंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है लिखा हुआ है पाचन तंत्र की अवस्थाएं, यानी कि स्टेजेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको एकदम याद रखना है। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में यह सब बात पूछ लेता है कि पाचन तंत्र की कुल कितनी अवस्थाएं होती है। तो एकदम आप एक बार में कहिएगा कि पाचन तंत्र जो होता है उसकी टोटल 5 अवस्थाएं होती है।
कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। और ये आपको एकदम सीरियल से याद रखना है कि पहली अवस्था जो होती है उसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण, इंग्लिश में इंजेशन। अंतर्ग्रहण को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है? तो अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन का मुख में लेना। आप जब भोजन करना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? रोटी सब्जी को लेके मुंह में सबसे पहले डालते हैं। जैसे ही मुंह में डाल दिए तो ये पाचन तंत्र की पहली अवस्था हो गई, जिसको अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन बोलते हैं। अभी आप मुंह चला नहीं रहे हैं, सिर्फ मुंह में भोजन को रखे हैं। तो भोजन का मुंह में लेना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। अब दूसरा स्टेज को समझिए, पाचन यानी कि डाइजेशन। तो अभी मैंने बताया है कि पाचन किसे कहते हैं? जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। अभी तो मैंने आपको समझाया कि कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु है, और जब वह ग्लूकोज बन जाता है तो वह सरल अणु हो गया, तो यही हो गया पाचन। उसी तरह से प्रोटीन जटिल अणु है, और उसका जब सरल अणु में टूटता है तो वह एमिनो एसिड बन जाता है। वसा फिर जटिल अणु है, और यह टूटकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदला, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या हो गया? सरल अणु। तो दूसरा अवस्था हो गया पाचन। पाचन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। अब तीसरी अवस्था को समझते हैं। तीसरी अवस्था है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो अवशोषण में क्या होता है कि जो पाचित भोजन है वह रक्त में पहुंचता है। जब भोजन पच जाता है तो वह कहाँ पहुंचता है? रक्त में पहुंचता है, और वहीं पे ऊर्जा का निर्माण होता है। आपको याद रखना है, अवशोषण की क्रिया में क्या होता है? पचे हुए भोजन रक्त में पहुंचता है, और वहीं पे ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो अवशोषण में ही भोजन कहाँ पहुंचेगा? रक्त में, और ऊर्जा का भी निर्माण होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब चौथी अवस्था को समझिए। चौथी अवस्था है स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। तो ये जो स्वांगीकरण एसिमिलेशन है, इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। हम लोग जो भोजन करते हैं वो क्यों करते हैं? ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ही। तो इसी स्वांगीकरण की जो अवस्था होती है, एसिमिलेशन की जो अवस्था होती है, इसी में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और अब सबसे अंतिम अवस्था को समझिए, उत्सर्जन को। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो अपचित भोजन होता है उसका मल परित्याग होता है ना, कि जो भोजन नहीं पचता है वह हमारे गुदा के द्वारा, हमारे शरीर में जो गुदा है, एनस है, उसके द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। यह क्रिया कहलाती है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। तो हमें उम्मीद है कि पांचों अवस्था को आप लोग समझ गए होंगे। एकदम क्रम से याद रखिएगा। पहली अवस्था अंतर्ग्रहण, दूसरी पाचन, तीसरी शोषण, चौथी स्वांगीकरण, और पांचवी उत्सर्जन। एक क्रम से पूछेगा आपसे, ठीक है। दूसरा पूछेगा तो पाचन बताइएगा, चौथा पूछेगा तो स्वांगीकरण बताइएगा। तो हमें उम्मीद है इसको आप लोग समझ गए होंगे। और हर एक स्लाइड में जब लास्ट हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ उसी तरह से आप लोग भी नोटबुक में लिखिएगा, तो आपको लिखते लिखते ही ये सब बातें याद हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे पाचन क्रिया को समझते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि पाचन की जो संपूर्ण क्रिया होती है शुरू से लेकर अंत तक होती है और कहाँ होती है, तो आप तुरंत कहिएगा कि पाचन की संपूर्ण क्रिया आहार नाल में होती है। कहाँ होती है? आहार नाल में, जिसे कि इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल, एसी का मतलब यहाँ है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होती है। तो आपको याद हो गया। कोई आपसे पूछेगा कि पाचन की क्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहाँ संपन्न होती है, आप तुरंत कहिएगा एसी में, दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में। अब रेलवे के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो फीट में पूछा था 32 फीट। आपको याद रखना है 9 मीटर, और 9 मीटर को ही फीट में जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 32 फीट। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जो है आगे बढ़िए और आगे समझिए कि आहार नाल जो होता है उसमें
कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो आहार नाल के अंतर्गत ये 6 अंग जो है शामिल है। पहला है इसमें मुख गुहा, फिर है ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ये 6 अंग जो हैं आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। इसमें कि पहला अंग क्या हो गया, मुख गुहा, और अंतिम अंग हो गया आपको गुदा। इसको यहाँ मैं समझा देता हूँ डायग्राम में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है आप लोगों को दिख रहा है ये मुंह। ये जो मुंह है, आप अपने मुंह को आ कीजिए तो आ कीजिएगा तो एक गुहा जैसा दिखाई पड़ेगा, तो वो टोटल जो है क्या है, मुख गुहा है। अभी मैं सभी को आपको अच्छी तरह से हर एक का मुख गुहा का भी स्पेशल डायग्राम आएगा, सबको अच्छे से समझाऊंगा, आपको पूरा याद हो जाएगा वीडियो में और समझ में भी आ जाएगा कि कौन चीज़ कहाँ होता है। तो पहला हो गया क्या, मुख गुहा। दूसरा है यहाँ पर ग्रास नली। देखिए इस तरह से एक नली आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये नली है, ये क्या है, ये हो गई ग्रास नली। उसके बाद तीसरा होता है आमाशय। यहाँ पे ये देखिए, ये जो इस तरह से आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है आमाशय। फिर ये सब जो दिख रहा है, ये है छोटी आंत, फिर ये है बड़ी आंत, और यहाँ पर जो लास्ट में है ये क्या है, गुदा है, एनस है। तो ये टोटल 6 अंग जो है आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद हो गया, पहला यहाँ पर मुख गुहा, फिर एक ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, और ये हो गया आपको बड़ी आंत, और सबसे लास्ट में एनस। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या होता है, तो आप कहिएगा कि मुख गुहा होता है। फिर अगर आपसे पूछे कि आहार नाल का सबसे अंतिम भाग क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, गुदा होता है। यहाँ 2 और ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिए लिख के। ये जो आमाशय है यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, पूछता है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है, तो आप कहिएगा आमाशय है। अगर ये पूछे कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो सबसे लंबा भाग में आपको बताना है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत होता है, लगभग 6 मीटर लंबा होता है। तो दोनों बात तो आपको याद हो गया। सबसे चौड़ा भाग पूछेगा तो आमाशय, और सबसे लंबा भाग पूछेगा तो छोटी आंत। क्लियर है। अब ये पाचन की क्रिया आहार नाल में संपन्न जरूर होती है, लेकिन पाचन की जो क्रिया होती है उसके लिए पाचक ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। यानी कि पाचन में सहायक क्या होता है, पाचक ग्रंथियां सहायक होती है। अब पाचक ग्रंथियां में भी आप लोग को 6 ग्रंथियों का अध्ययन करना है। कितनी ग्रंथियों का अध्ययन करना है, 6 ग्रंथियों का। आहार नाल के अंतर्गत भी 6 अंग हो गए, और पाचक ग्रंथि के अंतर्गत भी 6 ग्रंथि हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला ग्रंथि आएगा लार ग्रंथि, ये मुख गुहा में होता है। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा कि लार ग्रंथि कहाँ है, सबका डायग्राम है, एकदम वेट कीजिए, अभी सब आएगा सामने। तो पहला लार ग्रंथि है, यह कहाँ पाया जाता है, मुख गुहा में पाया जाता है। इसी मुख गुहा में अंदर होगा। यहाँ पीला कलर के आप लोग अगर देख पा रहे हैं, तो यहाँ देखिए पीला कलर के है, वैसे मैं अलग से सबको पढ़ाऊंगा अभी। तो मुख गुहा में रहता है। यह सवाल भी पूछ सकता है कोई आपसे कि जो लार ग्रंथि है कहाँ पाई जाती है, तो आप तुरंत कहिएगा कि मुख गुहा में पाई जाती है। फिर श्लेष्मल ग्रंथि के विषय में भी पढ़ना है। ये जो श्लेष्मल ग्रंथि है यह ग्रास नली में पाई जाती है। ये जो ग्रास नली है, इसी ग्रास नली के अंदर क्या पाई जाती है, श्लेष्मल ग्रंथि पाई जाती है। म्यूकस ग्लैंड इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। आगे है आमाशय। तो आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ये जो आमाशय आप लोगों को दिख रहा है, इस आमाशय में ही कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। फिर उसके बाद लीवर। तो ये देखिए, ये जो बड़ा सा आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है, यही है लीवर। ठीक है, तो लीवर हो गई अगली ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद लीवर के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अग्नाशय। तो ये जो हरा कलर का आप लोगों को दिख रहा है, हरा नहीं पीला,
यहाँ पीला कलर का, ये देखिए ये जो दिख रहा है डॉट डॉट टाइप के, यही आपको क्या है, यही है अग्नाशय। और फिर ये जो हरा कलर में दिख रहा है ना, ये पित्ताशय है। ठीक है, पित्ताशय के विषय में भी पाचन तंत्र में पढ़ना है, लेकिन वो कोई ग्रंथि नहीं है। ठीक है, हरा कलर वाला क्या है, पित्ताशय है। पित्ताशय कोई ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि में हो गया आपको लीवर, अग्नाशय, और फिर आंत्र ग्रंथियां, छोटी आंत में भी ग्रंथि पाई जाती है जिसको आंत्र ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ग्रंथि आहार नाल के अंग में ही पाई जाती है, और 2 ग्रंथि ऐसी है लीवर और अग्नाशय जो कि आहार नाल में नहीं पाई जाती है, आहार नाल से बाहर है। ये लीवर और ये अग्नाशय ये आहार नाल के अंतर्गत नहीं आता है, इसको अलग से पढ़ना है। यह पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथि है। तो 6 अंग आपको आहार नाल में पढ़ने हैं और 6 ग्रंथियां भी पढ़नी है पाचन ग्रंथियां के अंतर्गत। अब हम लोग आगे देखते हैं और पाचन के विषय में कुछ और बातों को जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभी मैं आप लोग देखे हैं कि यहाँ पर पहला अंग क्या है, मुख गुहा। आज की वीडियो में मुख गुहा और ग्लासनली, इन्हीं 2 चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे की वीडियो में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुख गुहा को समझिए कि मुख गुहा क्या होता है। देखिए यहाँ पर मुख गुहा का चित्र बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो मुख गुहा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये देखिए दांत सबको दिख रहा है, मुख गुहा के अंतर्गत दांत आता है। उसके बाद ये आता है जीभ, और फिर लार ग्रंथि आती है। लार ग्रंथि इसमें आप लोगों को नहीं दिख रही, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो दांत और जीभ है, इसको हम लोग मतलब कोई और वीडियो में देखेंगे, पाचन तंत्र के अंतर्गत ही कई वीडियो आएगा, उसमें देखेंगे। आज हम लोग लार ग्रंथि के विषय में पहले पढ़ते हैं कि लार ग्रंथि क्या होती है, क्योंकि पाचन की क्रिया में यही लार ग्रंथि बहुत अधिक सहायता करती है। तो सबसे पहले आप मुख गुहा के अंतर्गत लार ग्रंथि देख लीजिए, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है। तो लार ग्रंथि की संख्या, सबसे पहले तो यही आपसे पूछेगा कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो 3 जोड़ी आपको बताना है। 3 जोड़ी का मतलब क्या हुआ, 6, संख्या में टोटल 6 हो गया, जोड़ी के रूप में बोलेंगे तो 3 जोड़ी हो गया। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया यहाँ से कि लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है। और ये जो 6 होती है, 3 जोड़ी होती है, यह 3 प्रकार की होती है ना। 3 जोड़ी लिखने का मतलब है कि 3 प्रकार की ग्रंथि है और सब 2-2 है संख्या में। जैसे कि पहली लार ग्रंथि है कर्णमूल ग्रंथि, इंग्लिश में इसको पैरोटिड बोलते हैं। देखिए, हिंदी आप लोग याद कीजिए या ना कीजिए, लेकिन इस सबका इंग्लिश जरूर याद कीजिएगा, इंग्लिश में ही पूछ देता है पैरोटिड। ये 2 है, संख्या में कितना है, 2। एक कहाँ पाई जाती है, दोनों कानों के बीच। यहाँ पर देखिए, ये जो है लोकेशन कान के पास का लोकेशन है। ये जो है कान के जस्ट नीचे ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ पर देखिए पैरोटिड साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपको पैरोटिड ग्लैंड, ये एक तरफ का है। फिर उस तरफ देखिएगा तो वहाँ भी एक, मतलब ये तो एक ही तरफ का ना दिख रहा है, दूसरे तरफ में भी एक और इसी तरह का पैरोटिड ग्लैंड होगा। तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, दोनों कानों के नीचे। दूसरी ग्रंथि को देखिए, दूसरी ग्रंथि है जिह्वाधार यानी कि सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल ग्रंथि जो है यह जीभ के दोनों ओर पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रंथि दिख रही है आप लोगों को, ये सबलिंगुअल है। तो जीभ के दोनों ओर, मतलब जीभ के एक बाएं साइड में और एक दाएं साइड में। तो जीभ के दोनों ओर कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती है, सबलिंगुअल। उसके बाद एक तीसरी प्रकार की जो ग्रंथि है यह है अधोहनीय, जिसको कि सब मैग्जिलियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब मैग्जिलियरी। यह कहाँ पाई जाती है, तो निचले जबड़े के मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर। ये देखिए, ये नीचे का जबड़ा है और नीचे के जबड़ा में एक अस्थि है, मैक्सिला अस्थि। कौन सी अस्थि, मैक्सिला अस्थि। तो मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर, यानी कि एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। आप लोग को एक ही तरफ फिगर में दिख रहा है, फिर इसको घुमा दीजिएगा तो दूसरा तरफ भी इसी तरह की 3 ग्रंथि होती है। तो 3 3 6 हो गए। तो आपको याद रखना है, ये जो लार ग्रंथियां हैं 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और
सब मैक्सिलियरी। लोकेशन मैंने बता दिया कि पैरोटिड दोनों कानों के नीचे, सबलिंगुअल जीभ के दोनों ओर और सब मैक्सिलियरी निचले जबड़े के मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर। अब आगे समझिए, यहाँ जो है पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है। ये 3 प्रकार की जो लाल ग्रंथि है, इसमें सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है। तो अगर आपका आंख सही है तो आप देखते ही कह दीजिएगा कि सबसे बड़का दिख रहा है पैरोटिड। तो पैरोटिड जो ग्रंथि है यह सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है सबलिंगुअल दिख रहा है। तो सबलिंगुअल लाल ग्रंथि सबसे छोटी लाल ग्रंथि है और पैरोटिड लाल ग्रंथि जो है यह सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे समझिए, एक बीमारी होती है गलसुआ, सभी लोगों को बचपन में जरूर हुआ होगा, एकदम होता ही है, मुझे भी हुआ था। गलसुआ बीमारी, जिसे कि गलसोध भी हम लोग बोलते हैं, इसको मम्स बोलते हैं इंग्लिश में, मम्स। कौन सी बीमारी, मम्स। तो जो मम्स बीमारी है, सवाल पूछता है कि मम्स बीमारी से शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है, तो आप क्या बताएंगे, लाल ग्रंथि। और लाल ग्रंथि में कौन सी लाल ग्रंथि, तो ये है पैरोटिड। यही पैरोटिड लाल ग्रंथि जो है, इसमें सूजन आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मम्स कहते हैं, गलसुआ कहते हैं, गलसोध कहते हैं। ठीक है, तो गलसुआ रोग से प्रभावित कौन अंग हो गया, पैरोटिड लाल ग्रंथि। और ये होता क्यों है गलसुआ रोग, एक वायरस है पैरामिक्सो वायरस। कौन सा वायरस, पैरामिक्सो वायरस। ये भी सवाल पूछता है कि गलसुआ रोग किससे होता है, तो वायरस से। और वायरस का नाम पूछ ले तो बताएंगे पैरामिक्सो वायरस। कौन सा वायरस, पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है गलसुआ रोग। इसी में देखिए सूजन आ जाता है, तो सबको गाल में बचपन में चिप्पी सटा होगा, गाल फूल गया होगा, है ना, ऐसा लगता रहा होगा एकदम खा पी कर बाबा नायक बन गए। तो ऐसा जो है क्यों होता है, गलसुआ रोग के कारण, जिसमें पैरोटिड लाल ग्रंथि में सूजन आ जाता है, और यह पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब थोड़ा सा लाल ग्रंथि से निकलने वाला जो लार है उसके विषय में समझिए। जो तीनों लाल ग्रंथि हैं, इन तीनों ग्रंथि से लार निकलता है। सलीवा, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, लार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलीवा बोलते हैं। तो सवाल आपसे पूछेगा कि लार का स्रवन जो होता है वह ऐच्छिक होता है या अनैच्छिक होता है, या फिर दोनों होता है, तो आप कहेंगे दोनों होता है। लार का स्रवन ऐच्छिक भी होता है और अनैच्छिक भी होता है। यानी कि अब चाहिएगा मुंह में लार आ जाए तो मुंह में लार आ जाता है। बचपन में ऐसा जरूर करते होंगे, कोई आपको तंग किया, आप कमजोर हैं, तो आप उसको जो है एकदम आथू करके लार पड़ा देते रहे होंगे। ऐसा क्यों होता रहा था, क्योंकि आप इच्छा से उसको प्राप्त करते थे। मतलब सोचते कि मुंह में आ जाए, मुंह में आ गया, एक बार जो है उसको जो है किसी पर फेंक दिए, तो वो कमजोर लोगों का वो काम था, जिसको हम लोग थूक परवा बोलते थे। तो एक ऐच्छिक श्रवण हुआ। अनैच्छिक श्रवण भी होता है, लार का श्रवण अनैच्छिक भी होता है। अनैच्छिक कब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट से जा रहे हैं और आपका कोई पसंदीदा चीज़ आपको दिख गया जो आपको खाने में बहुत पसंद है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको रसमलाई खाना बहुत पसंद है और दुकानदार जो है एकदम शीशा में रसमलाई जो है सजा सजा के रखे हुए हैं। आप उसको देखें तो देखते ही क्या कहता है कि मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी नहीं आता है, मुंह में लार आता है। अब आप लोग बायोलॉजी में बोलिएगा कि मुंह में पानी नहीं आता है, मुंह में क्या आता है, लार आता है। तो वो जो श्रवण हुआ ऐच्छिक हुआ अनैच्छिक, अनैच्छिक हुआ। आप नहीं चाहते थे कि मुंह में पानी आए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी और मुंह में लार आ जाता है, तो वो श्रवण हुआ अनैच्छिक। तो आपको याद रखना है, लार का श्रवण ऐच्छिक भी होता है और अनैच्छिक भी होता है। अब जो लार है इसका पीएच मान पूछता है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लार का पीएच मान खाना खाने से पहले होता है 6 से 6.5। एकदम याद कर लीजिए, लार का पीएच मान ऐसे ही आपको पूछा कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 6 से 6.5 होता है। और ये भोजन से पहले, जब आप भोजन कर लेते हैं, भोजन चबा लेते हैं, तो उसका पीएच मान बढ़ के 8 हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 2 तरह की बात हुआ। अगर पूछेगा कि भोजन से पहले लार का पीएच मान, तो आप कहेंगे 6 से 6.5, और भोजन के बाद कहेगा तो क्या कहिएगा 8। यानी कि
एक सवाल पूछता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि ये जो मुख गुहा में जब पाचन हो जाता है, मुख गुहा में लार ही पाचन करता है, तो पाचन के बाद जब भोजन ग्रास नली होते हुए अमाशय में पहुँचती है तो वह भोजन अम्लीय होती है या फिर क्षारीय होती है। आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि जब मुख गुहा में भोजन का पाचन हो जाता है तो वह भोजन अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि भोजन के बाद लार का पीएच मान 8 हो जाता है। तो 8 पीएच मान किसका होता है? क्षार का, यानी कि भोजन क्षारीय हो जाता है। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनता है। कितना लार बनता है? 1.5 लीटर, यानी कि हमारे मुंह में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनता है। तो इस बात को भी याद रखना है, एकदम स्क्रीनशॉट लिखते रहिएगा। बहुत काम का ये वीडियो है, एकदम पाचन तंत्र अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको बायोलॉजी का बहुत नॉलेज होगा, मेरा गारंटी है। सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लेके उसको याद करते रहिए, समझ में तो आता ही होगा। मैं अच्छे से सब फिगर इसमें सेट कर दिया हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं मुख गुहा में पाचन किस तरह से होता है। तो मुख गुहा में जो पाचन होता है वह लार के द्वारा होता है। तो पहले लार को समझिए। लार जो होता है उसमें 99% जल होता है, 1% एंजाइम होता है। ठीक है, ये भी दो ऑब्जेक्टिव हो गया। पूछ सकता है एग्जाम में कि लार का कितना परसेंट भाग जल होता है, तो आप कहेंगे कि 99%, और लार का कितना परसेंट भाग एंजाइम होता है, तो बच गया 1%, तो 1% ही एंजाइम होगा। और ये जो एंजाइम है लार में वह 3 तरह का होता है। एक एंजाइम है टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन। और इसी टाइलिन को एमाइलेज भी कहते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। टाइलिन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम हो गया टाइलिन। उसके बाद दूसरा एंजाइम रहता है लाइसोजाइम। क्या रहता है? लाइसोजाइम। और तीसरा रहता है म्यूसिन प्रोटीन। तो ये 3 तरह का एंजाइम रहता है, टाइलिन, लाइसोजाइम और म्यूसिन। अब तीनों का काम समझिए कि तीनों किस तरह से भोजन का पाचन करता है। तो देखिए, टाइलिन या फिर एमाइलेज जो है क्या करता है कि भोजन में जो स्टार्च पाया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यही स्टार्च का पाचन करता है। और ये जो टाइलिन है यह स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। इसमें माल्टोज में। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले मुख गुहा में किसका पाचन हुआ? स्टार्च का। स्टार्च है क्या? तो यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से हम समझाएंगे कि स्टार्च क्या होता है, माल्टोज क्या होता है। अभी के लिए याद कर लीजिए कि स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये स्टार्च का पाचन किसमें हुआ? माल्टोज में। यह पाचन कराया कौन है? तो टाइलिन। और टाइलिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइलेज बोलते हैं। तो यह पहला एंजाइम का काम हो गया, पाचन करा दिया। दूसरा एंजाइम जो लाइसोजाइम है, यह क्या करता है? तो यह जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारा हानिकारक जीवाणु भी चला जाता है। उन जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। फिर तीसरा एंजाइम है म्यूसिन प्रोटीन। देखिए यहाँ पर स्लिपरी प्रोटीन लिखा हुआ है। स्लिपरी प्रोटीन के मतलब है कि यह भोजन को चिकनाहट प्रदान करता है, भोजन में चिकनाई उत्पन्न करता है, जिससे आसानी से भोजन पच के ग्रास नली में चला जाए। ठीक है, तो याद रखना है, ये जो तीसरा एंजाइम है म्यूसिन, इसका काम क्या है? भोजन में चिकनाई उत्पन्न करना। तो ये 3 एंजाइम थे, 3 में पाचन एक ही किया है, टाइलिन। बाकी ये जो लाइसोजाइम है यह जीवाणुओं को मार रहा है, और म्यूसिन क्या कर रहा है? भोजन में चिकनाई उत्पन्न कर रहा है। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है कि मुख गुहा में पचा भोजन बोलस। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुख गुहा में जो पचा हुआ भोजन होता है उसी को बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस। अगर आप बोलस को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, सिंपल कि रोटी सब्जी आप खाते हैं तो उस समय उसको चबाइए। कोई भी खाना हो सकता है, चावल भी हो सकता है। और जब लगे कि अब हम उसको अंदर ले जाएंगे तो अंदर नहीं ले जाइए, उसको जो है बाहर ही आप उगल दीजिए। तो बाहर उगलिएगा और जो आपको दिखा वही क्या है? बोलस है। ठीक है,
मुख गुहा में पूरा चबाने उबाने के बाद जो भोजन बचता है उसी भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया मुख गुहा में पाचन। इस तरह से मुख गुहा में पाचन हो जाता है। तो पाचन का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा और बातें हैं, इसको समझिए। मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है इसको हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूछेगा आप सब्जेक्टिव में कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। आप जोर जोर से कहिएगा कि ग्रसनी कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। अब जो ग्रसनी होता है इसमें 2 छिद्र होता है। ग्रसनी में कितना छिद्र होता है, 2 छिद्र। एक छिद्र को हम लोग बोलते हैं कंठ द्वार और दूसरा छिद्र को बोलते हैं निगल द्वार। समझ गए। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी, ग्रसनी में 2 छेद, पहला का नाम है कंठ द्वार, दूसरा का नाम है निगल द्वार। और ये जो कंठ द्वार है यह श्वास नली में खुलता है, आपको याद रखना है। कंठ द्वार कहाँ खुलता है, श्वास नली में। ये जो श्वसन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या होता है, फिगर में भी आपको हम दिखाएंगे। अभी के लिए याद रखिए कि कंठ द्वार में 2 छिद्र, एक को कंठ द्वार, दूसरे को निगल द्वार बोलते हैं। कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है और निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है। और ये जो कंठ द्वार और निगल द्वार है इन दोनों के बीच चमड़े की एक दीवार होती है जिसे कि इपीग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या करता है कि जब भोजन मुख गुहा से पचकर निगल द्वार छिद्र से होते हुए ग्रास नली में जाता है तो ये इपीग्लोटिस दीवार जो है बीच के जगह को ढक देता है, जिससे क्या है कि भोजन कहाँ जाता है, निगल द्वार में जाता है, कंठ द्वार में नहीं जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ छींक वगैरह आ जाती है, ना कहता है कि सड़क गया, तो वह सड़कता है तो इपीग्लोटिस भी सड़क जाता है और ये उठ गया। ये जो दीवार जो ढका हुआ रहना चाहिए था तो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और भोजन निगल द्वार से ग्रास नली में जो जाना चाहिए उसका कुछ मात्रा इधर कंठ द्वार में आ जाता है और कंठ द्वार से फिर श्वास नली में जाता है। तो वहीं कभी न कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि नाक से चावल उवल आ गया होगा, है ना। तो इसी इपीग्लोटिस के उठ जाने की वजह से ऐसा होता है कि भोजन निगल द्वार से कंठ द्वार में आकर श्वास नली में चला जाता है और इससे परेशानी भी हो जाती है। कभी कभी आदमी की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। लोग कहता है कि कोई याद कर रहा है सड़क गया है, तो उस समय याद कौन करता है, कोई आदमी याद नहीं करता है। समझिए कि यमराज याद करते रहते हैं। बड़ी मुश्किल से अगर बच गए तो बच गए। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो एक और टॉपिक ग्रास नली को पढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रास नली के विषय में समझ लेते हैं। देखिए ग्रास नली को इंग्लिश शायद गलती लिखा हुआ है, इंग्लिश पर ध्यान नहीं दीजिए। ओएसोफेगस बोलते हैं ग्रास नली को इंग्लिश में। तो ये जो ग्रास नली है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से शुरू हो गया यह मुख गुहा, ये पूरा मुख गुहा है और मुख गुहा के बाद इधर जो ये पाइप आपको दिख रहा है, नली जो दिख रही है यहाँ तक, यह क्या है, यह ग्रास नली है। ये जो ग्रास नली है इसकी लंबाई एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कि इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर की होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसमें एक ग्रंथि भी पाई जाती है जिसे कि हम लोग श्लेष्मल यानी कि म्यूकस ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ग्रास नली में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, आप कहिए कि म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है, श्लेष्मल ग्रंथि पाई जाती है। इसमें से म्यूकस निकलता है। इसमें से क्या निकलता है, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। और यह भी क्या करता है, यह भी भोजन को चिकना बनाता है, याद रखिएगा। इसमें जो एक ग्रंथि पाई जाती है म्यूकस ग्रंथि, इससे क्या निकलता है, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। और इसका भी काम क्या है, भोजन को चिकनाई प्रदान करना, जिससे कि भोजन आसानी से जो है यहाँ नीचे सरकते हुए यहाँ आमाशय तक पहुँच जाए। तो पहले भोजन मुख गुहा में पहुँचा, मुख गुहा के बाद कहाँ पहुँचा, ग्रास नली में। और देखिए इसमें कोई पाचक ग्रंथियाँ नहीं है। श्लेष्मल ग्रंथि है, म्यूकस ग्रंथि है, लेकिन यह पाचक ग्रंथि नहीं है। इसका सिर्फ काम है चिकनाई प्रदान करना। तो इस तरह से इसमें कोई पाचन नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, आपको याद रखना है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, लेकिन ग्रास नली में किसी भी चीज़ का पाचन नहीं होता है। और भोजन जो है ग्रास नली से, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, कर्माकुंचन गति।
कर्माकुंचन गति के द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है ना। यहाँ से जो भोजन जाता है यहाँ ग्रास नली से होते हुए, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मुख गुहा से ग्रास नली में आया और क्या सड़क कर नीचे आ गया, ढबाढब गिरते हुए नीचे आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप कभी ऐसा फील किए हैं कि मुख गुहा में से पचा और उसके बाद एक बार सड़क डायरेक्ट ढब से नीचे गिर गया हुआ इसमें आ गया, ऐसा नहीं होता है। यह कर्माकुंचन गति एकदम धीरे 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 इस तरह से जो है नीचे आता है, इसको हम लोग कर्माकुंचन गति बोलते हैं। तो यह भी बात किसी एग्जाम में पूछा था कि ग्रास नली से जो भोजन आमाशय में पहुंचती है वह किस तरह से पहुंचती है, तो आपको याद रखना है कर्माकुंचन गति से पहुंचती है। तो इस तरह से हम लोग भोजन को कहाँ पहुंचा दिए, आमाशय में पहुंचा। आमाशय क्या होता है और जठर ग्रंथियाँ क्या होती है। तो आमाशय जिसे कि इंग्लिश में स्टोमक कहा जाता है, इसकी लंबाई जो होती है वह 30 सेंटीमीटर होती है और यदि इसके आकार की बात करें तो इसका आकार अंग्रेजी के जे लेटर के जैसा होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, अगर इसको इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा तो यह जे के जैसा होगा। तो कभी भी एग्जाम में आए कि आमाशय का आकार कैसा होता है, आप बताएंगे जे के जैसा होता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग यही आमाशय ही होता है, ये आपको याद रखना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को पिछले वीडियो में, कमेंट कीजिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। अब हम लोग आमाशय को समझते हैं कि आमाशय के कितने भाग होते हैं। तो आमाशय का जो सबसे अगला भाग होता है उसे कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियक। अगर आप फिगर में देखना चाहते हैं तो देखिए, मैं अभी जहाँ पर अभी पेन चला रहा हूँ, जो रेड कलर मैंने ड्रॉ किया, यही इसका सबसे अगला भाग है और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कार्डियक कहा जाता है। अब बीच वाले भाग को समझते हैं। तो ये जो एरिया है जहाँ अभी मेरा पेन चल रहा है, ये बीच वाला एरिया है, मध्य भाग है और इस मध्य भाग को हम लोग फुंडिक के नाम से जानते हैं। तो याद हो गया होगा, आमाशय का मध्य भाग क्या कहलाता है? फुंडिक कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं आमाशय के पिछले भाग की। तो ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, यह आमाशय का पिछला भाग है और इसको हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। तो यहाँ से 3 सवाल आप लोगों को पूछेगा। अगला भाग पूछेगा तो आप बताएंगे कार्डियक, मध्य भाग पूछेगा तो बताएंगे फंडिक और पिछला भाग पूछेगा तो बताएंगे पाइलोरिक। अब यहाँ पर आप रूगे लिखा हुआ देख रहे हैं। ये रूगे क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो रूगे होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाना। क्या करना? पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाना। जब आप भोजन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका पेट बड़ा हो जाता है। तो ये पेट को बड़ा करने का काम कौन करता है? यही रूगे करता है। तो आपको याद रखना है, पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम किसका है? रूगे का है, जो कि आमाशय की एक संरचना है। रूगे का एक काम और है कि जब आपको भूख लगता है तो आपके पेट में स्पंदन होने लगता है, जिसको चूहा कूदना कहा जाता है ना। तो चूहा कूदना यानी कि स्पंदन जो है वह किसके वजह से होता है? तो इसी रूगे की वजह से होता है। इसी रूगे में स्पंदन होता है। तो आप रूगे का काम समझ गए। इसका पहला काम है कि भोजन करने के बाद जो पेट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसी क्षेत्रफल को ये बढ़ाने का काम करता है। और दूसरा, भूख लगने के समय जो पेट में स्पंदन होती है, चूहा कूदता है, वह काम भी किसका है? तो इसी रूगे का है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं और आमाशय से जुड़ी हुई बातों को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सवाल है कि आमाशय की दीवार में रहती है। कोई आपसे पूछ सकता है कि आमाशय की जो दीवार होती है उसमें क्या रहती है।
आप तुरंत कहना आमाशय ग्रंथि रहती है। क्या रहती है? आमाशय ग्रंथि। और इसी आमाशय ग्रंथि को हम लोग जठर ग्रंथि भी कहते हैं। आमाशय ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है तो आप बोलिएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। समझ गए? अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथि है, इससे एक रस निकलता है। कौन सा रस? जठर रस। ये बहुत महत्वपूर्ण जठर रस है, पाचन की क्रिया में यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग थोड़ा सा जठर रस को समझते हैं कि जठर रस क्या होता है। तो देखिए, जठर रस में सबसे अधिक जल पाया जाता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं 90% जो है जल। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, पूछेगा आपसे कि जठर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। आप तुरंत कहिएगा कि 90% जल पाया जाता है। फिर जठर रस का एक इम्पोर्टेंट अवयव है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका परसेंटेज 5% होता है। ये भी आपको याद हो गया, 90% जल, 5% HCl। और एंजाइम जो कि एकदम पाचन के लिए बहुत मस्ट है, यह भी 5% ही होता है। 90% जल, 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 5% एंजाइम जठर रस में पाया जाता है। अब ये जो 5% एंजाइम है, इसके अंतर्गत ये 3 एंजाइम आते हैं। आपको याद रखना है, एंजाइम के अंतर्गत 3 एंजाइम आपको पढ़ना है। पहला है पेप्सिनोजन, दूसरा है प्रोरेनिन और तीसरा है सेलेस्मा। अब ये तीनों का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। इन तीनों के कामों को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेप्सिनोजेन की। तो पेप्सिनोजेन जो होता है, यह जाइमोजीन कोशिका से निकलने वाला एक अक्रियाशील एंजाइम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा कि पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम आमाशय के किस कोशिका से निकलता है। तो आपको याद रखना है जाइमोजीन कोशिका से निकलता है। किस कोशिका से निकलता है? जाइमोजीन कोशिका से। ठीक है। अब ये जो पेप्सिनोजेन है, यह एक अक्रियाशील एंजाइम है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा एंजाइम है? अक्रियाशील। आपको याद रखना है, यह पाचन नहीं कर सकता। कोई आपसे पूछेगा कि पेप्सिनोजेन भोजन को पचा सकता है, तो आप कहिए कि बिल्कुल नहीं। पेप्सिनोजेन अक्रियाशील एंजाइम है, यह भोजन को नहीं पचा सकता है। लेकिन जैसे ही इससे HCl मिलता है, अभी मैंने आपको बताया है ना कि जठर रस में 5% HCl भी रहता है। तो जैसे ही पेप्सिनोजेन किससे मिलता है? HCl से, यह क्रियाशील एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है। समझ में आ गया आपको? पेप्सिनोजेन किससे मिलेगा? HCl से मिलेगा, तो वह क्रियाशील एंजाइम पेप्सिन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है और पहले उसको प्रोटीओजेज में, फिर पेप्टोन में बदल देता है। समझ गए? पेप्सिन जो है यह एक क्रियाशील एंजाइम है और इसका काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करता है यह, और पहले प्रोटीन को प्रोटीओजेज में तोड़ता है और फिर प्रोटीओजेज को किस में तोड़ता है? पेप्टोन में। यानी कि प्रोटीन का पाचन किस में हो गया? पेप्टोन में हो गया। तो एक काम किसका था? पेप्सिन का था। तो पेप्सिन आप समझ गए। पेप्सिन पहले पेप्सिनोजेन था। जब पेप्सिनोजेन HCl से मिला तो क्या बन गया? पेप्सिन बन गया। यह किस कोशिका से निकला? तो जाइमोजीन कोशिका से निकला। तो इतना सवाल आपको पेप्सिनोजेन से याद रखना है। अब हम लोग प्रोरेनिन की बात करते हैं कि प्रोरेनिन क्या होता है। देखिए, यह भी जाइमोजीन कोशिका से ही निकलने वाला एक अक्रियाशील एंजाइम है। जिस तरह से पेप्सिनोजेन जाइमोजीन कोशिका से निकला और अक्रियाशील एंजाइम था, उसी तरह से प्रोरेनिन भी किससे निकलता है? जाइमोजीन कोशिका से, और यह भी एक अक्रियाशील एंजाइम है। जिस तरह से पेप्सिनोजेन HCl से क्रिया करने के बाद पेप्सिन में एक क्रियाशील एंजाइम के रूप में बदल गया था, उसी तरह से प्रोरेनिन भी HCl से क्रिया करता है और क्रियाशील एंजाइम रेनिन, जिसे कि रेननेट भी कहते हैं, याद रखना है, रेनिन को ही
रेनिनेट भी कहते हैं। तो प्रोरेनिन जब HCl से मिला तो क्या बन गया? रेनिन। अब ये जो रेनिन है यह क्रियाशील एंजाइम है, यह पाचन की क्रिया में सहायक होगा। देखिए रेनिन किस तरह से पाचन करता है। तो रेनिन जो है दूध में उपस्थित प्रोटीन जिसे केसीन कहते हैं, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं। आप कहिएगा कि केसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? केसीन। तो रेनिन का काम क्या है कि ये जो केसीन प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है उसका पाचन करता है और पाचन करके कैल्शियम पैराकेसिनेट यानी कि दही में बदल देता है। समझ गया? दूध का जब पाचन होता है उसमें उपस्थित प्रोटीन केसीन का पाचन होता है तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है और इसका केमिकल नाम है कैल्शियम पैराकेसिनेट। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पर देखिए 2 नोट दिया हुआ है। पहला नोट में है कि रेनिन को बाल्यावस्था तथा दही जमाने वाला एंजाइम भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दूध को दही में चेंज कर रहा है रेनिन, तो इसलिए इसको दही जमाने वाला एंजाइम कहते हैं। अब आपके मन में चलेगा कि बाल्यावस्था वाला एंजाइम क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब मनुष्य छोटा होता है तो उसके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में रेनिन एंजाइम का निर्माण होता है। ठीक है, आप देखते होंगे कोई छोटा सा बच्चा है अपनी माँ का दूध पीता है, कुछ देर बाद जब उल्टी करता है तो वह दूध नहीं रहता है, वह दही रहता है। यानी कि उस बच्चा के शरीर में इतना अधिक रेनिन है कि तुरंत वो केसीन प्रोटीन को पैराकेसिनेट में कैल्शियम पैराकेसिनेट यानी कि दही में बदल देता है। तो रेनिन बच्चा में बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए रेनिन को बाल्यावस्था का एंजाइम कहा जाता है। और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, बूढ़ा हो जाइएगा, तो रेनिन की मात्रा बहुत कम जाती है। तो अगर आपके घर में कोई बूढ़े लोग हैं तो उनको दूध का कम सेवन कराइए, उसके बदले दही का सेवन कराइए, वो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उनको दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है, केसीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन, वो बहुत कम मात्रा में रहता है। तो नोट नंबर 1 समझ गए आप लोग। अब नोट नंबर 2 की बात करते हैं। नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि दूध का रंग सफ़ेद केसीन के कारण तथा पीला कैरोटीन के कारण होता है। ये 2 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो गए। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, आप कहेंगे केसीन के कारण होता है। फिर पूछेगा कि पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। गाय का दूध जो होता है थोड़ा सा पीला दिखता है, तो वह किसके वजह से? कैरोटीन की वजह से। और सफ़ेद जो दिखता है वह केसीन की वजह से। अब पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को समझने के बाद हम लोग अब सेलेस्मा को समझेंगे। तो ये जो सेलेस्मा है, जिसे कि इंग्लिश में म्यूकस कहा जाता है, यह सेलेस्मा कोशिका से निकलता है। यह किस कोशिका से निकलता है? सेलेस्मा कोशिका से। इंग्लिश में म्यूकस सेल इसको बोलेंगे। आपने देखा कि पेप्सिनोजेन जाइमोजिन कोशिका से निकला, प्रोरेनिन भी जाइमोजिन कोशिका से निकला, लेकिन जो सेलेस्मा है, म्यूकस है, यह सेलेस्मा कोशिका से निकलता है, म्यूकस सेल से निकलता है। अब इसके काम को देखिए। तो ये जो सेलेस्मा है यह पाचन की क्रिया में सहायक नहीं होता है, इसका कुछ और काम है। इसका क्या काम है? तो इसका मुख्य कार्य आमाशय की दीवार को अम्लीय प्रभाव से रक्षा करना तथा भोजन को नम एवं लसलसा बनाना है। समझिए इसके बातों को। अभी मैंने बताया कि जठर रस जो होता है उसमें 5% क्या पाया जाता है? HCl। और ये जो HCl है यह प्रबल अम्ल है, मतलब बहुत खतरनाक अम्ल है। तो हमारे आमाशय में यह 5% HCl निकलता है, तो आमाशय की दीवार को भी तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। एसिड है तो एसिड तो नुकसान पहुंचाता ही है चमड़ी को, लेकिन ये नहीं पहुंचा पाता है। क्यों नहीं पहुंचा पाता है? क्योंकि ये जो सेलेस्मा है वह इसके प्रभाव को खत्म कर देता है, कम कर देता है। उसका एक आवरण बन जाता है और उसके ऊपर ये HCl गिरता है, जिस वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारा आमाशय में कोई गड़बड़ी हो जाए। समझ गए आप लोग? तो इसका काम क्या है? मतलब आमाशय की दीवार को अम्लीय प्रभाव से रक्षा करना, HCl से रक्षा करना।
और क्या काम है, तो भोजन को नम एवं लसलसा बनाना। ठीक है। अब ये जो श्लेष्मा है यह है क्या, तो यह एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये सब बात इन तीनों से जुड़ा हुआ पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और श्लेष्मा से जुड़ा हुआ आप लोग को याद रखना है। स्क्रीनशॉट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है यार। अब HCl के विषय में समझिए कि HCl क्या है। तो ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह कहाँ से निकलता है, तो यह ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल से निकलता है। हमारे अमाशय में ऑक्जेंटिक सेल भी रहता है। अब मैंने आपको बताया कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन ये दोनों जो है जाइमोजिन सेल से निकलता है। ठीक है, श्लेष्मा सेल से निकलता है। उसी तरह से HCl किस सेल से निकलता है, तो यह ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल को ही हम लोग पेराइटल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो यह पेराइटल सेल से निकलता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि HCl किस कोशिका से निकलता है, तो आपको ऑप्शन में ऑक्जेंटिक सेल मिलेगा या फिर पेराइटल सेल मिलेगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे इसके कार्य को समझिए। तो इसका कुछ कार्य आपने अभी देखा है कि यह अक्रियाशील एंजाइम जो था पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, इसको क्रियाशील एंजाइम में बदला था। एक तो काम आप ये बता सकते हैं कि अक्रियाशील एंजाइम को क्रियाशील एंजाइम में बदलता है, और कुछ काम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारना तथा भोजन को अम्लीय बनाना है। याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम जीवाणुओं को मारता है। तो अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि जीवाणु जब मुख गुहा में ही मर गया तो फिर HCl जीवाणु को कहाँ से मारेगा, सब जीवाणु तो मुख गुहा में ही मर गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइसोजाइम जो है वह सभी जीवाणुओं को नहीं मार पाता है। कुछ जीवाणु अमाशय तक भी पहुंच जाते हैं। जो बचे खुचे जीवाणु होते हैं उसको मारने का काम किसका है, तो यही HCl का है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि पाचन की क्रिया में जीवाणुओं को मारने का काम किसका है, आप HCl भी बताएंगे और लाइसोजाइम एंजाइम भी बताएंगे। ठीक है। दूसरा कि यह भोजन को अम्लीय बनाता है। याद कीजिए, पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया है कि लार जो होता है वह भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन जब हो जाता है, पाचन जब हो जाता है मुख गुहा में, तो लार का pH मान 8 हो जाता है। यानी कि अमाशय में जो भोजन आता है वह क्षारीय होता है। ठीक है, और उस क्षारीय भोजन को फिर से अम्लीय कौन बनाता है, तो HCl बनाता है। तो इसका ये भी काम हो गया कि भोजन को अम्लीय बनाना है। अब यह अम्ल एक चीज के लिए जिम्मेवार है, एसिडिटी के लिए। आप सुनते होंगे आपके घर में बहुत सारे लोगों को, जो बड़े बूढ़े होंगे, उनको एसिडिटी की समस्या रहती है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि एसिडिटी का कारण क्या है, तो आप कहेंगे कि यही HCl है। HCl की वजह से ही एसिडिटी होती है। और एसिडिटी दूर करने के लिए अभी सबसे पॉपुलर दवा क्या है, इनो। इनो खूब बिकता है, खूब इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो इनो एसिडिटी को किस तरह से दूर करता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, इनो में MgOH के होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि इनो जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये है क्या, तो यह जो है क्षार है। क्या है, क्षार। और यह क्षार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसी HCl से क्रिया कर लेगा, यानी कि अम्ल से क्रिया कर लेगा। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अम्ल से क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, MgCl2 और जल का निर्माण करता है। और MgCl2 आपको पता है यह एक लवण है। ठीक है, और जल तो जल ही है। तो देखिए, ये जो क्षार है MgOH के होल ट्वाइस, यह HCl से क्रिया किया और यह क्या किया, MgCl2 और जल का निर्माण किया। और इस तरह से जो आपके पेट में HCl की वजह से एसिडिटी बढ़ गई थी वह
खत्म हो गया, क्योंकि आपके पेट में क्या बन गया, लवण और जल का निर्माण हो गया। इस तरह से HCl से जुड़ा हुआ इन सब बातों को याद रखना है कि यह ऑक्जिनटिक सेल या पेराइटल सेल से निकलता है। इसका मुख्य कार्य जीवाणुओं को मारना तथा भोजन को अम्लीय बनाना है। इसी की वजह से एसिडिटी होती है, इसको दूर करने के लिए इनो लेते हैं। इनो में एक क्षारीय पदार्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है जो HCl से क्रिया करता है और लवण और जल का निर्माण करता है। लवण कौन, MgCl2। अब पाचन की क्रिया अमाशय में संपन्न हो गई। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया कि पेप्सिन बना और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन किया, फिर प्रोरेनिन रेनिन बना और यह दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन किया। तो एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाशय में भोजन के किस अवयव का पाचन होता है, ऑप्शन भी मैं आपको दे सकता हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें सभी। आप क्या कहेंगे कि सर इसमें कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल चर्चा नहीं है, वसा का भी बिल्कुल चर्चा नहीं है, आपने केवल प्रोटीन का चर्चा किया है। तो यहाँ पर केवल और केवल प्रोटीन का पाचन हुआ। इसका पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, आप कहेंगे अमाशय से होती है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से हुई थी, उसी तरह से प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से हुई, अमाशय से हुई। क्लियर हो गया। अब कुछ और पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि अमाशय में पचा भोजन काइम कहलाता है। यह भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन। इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था कि मुख गुहा में पचा भोजन बोलस कहलाता है। मुख गुहा में जो भोजन पचता है वो क्या कहलाता है, बोलस। उसी तरह से अमाशय में जो भोजन पचता है वह क्या कहलाता है, तो वह काइम कहलाता है। ठीक है। अब देखिए अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है तो कैसे जाता है, इसको समझिए। तो अमाशय और छोटी आंत के बीच एक पाइलोरिक कपाट यानी कि वाल्व होता है। ठीक है। अमाशय और छोटी आंत के बीच क्या होता है, एक पाइलोरिक कपाट, कपाट को इंग्लिश में वाल्व कहा जाता है। तो एक पाइलोरिक कपाट होता है। जब तक भोजन अमाशय में रहता है ये बंद रहता है, यहाँ पर लिखना मैं भूल गया हूँ। जब तक भोजन अमाशय में रहता है पाइलोरिक कपाट जो होता है वो बंद रहता है, और जैसे ही अमाशय में पाचन संपन्न होता है यह कपाट खुल जाता है ना। समझिए कि एक ढक्कन जैसा है और यह ढक्कन खुलेगा और इसी ढक्कन के द्वारा, इसी कपाट के द्वारा भोजन कहाँ पहुँच जाएगी, छोटी आंत में। तो आपने क्या देखा कि अब अमाशय से भोजन कहाँ पहुँच गया, छोटी आंत में। तो अगला पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग छोटी आंत में भोजन का पाचन देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।